हाँ जी, तो वेलकम बैक। माय नेम इज नीरज शर्मा एंड यू आर वाचिंग जस्ट क्राइम केस। जस्ट क्राइम केस में आज मैं बात करने वाला हूं आपसे एक ऐसे केस के बारे में जिसको सुनने के बाद आप बोलेंगे कि इस दुनिया में किसी की भावनाओं से खेलना कितना आसान है। और लेकिन बात यहां पर यह है कि जो इंसान भावनाओं से खेलता है और जिसकी भावनाओं से खेला जाता है, दोनों ही पार्टी नुकसान में रहती है। तो आज के इस केस की शुरुआत करने से पहले बात कर लेते हैं कल के केस के बारे में। कल जिस केस के बारे में हमने बात करी थी उस पर एक कमेंट किया है नारायण चंद्रा रभा जी ने। नारायण चंद्रा रभा जो आसाम के धूमपारा के रहने वाले हैं। नारायण जी, आप क्या करते हैं मुझे जरूर बताइएगा और आप अपना प्यार बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपका नाम और आपकी जगह का नाम। मैं आपका नाम इस वीडियो में, यानी जो अगली हमारी वीडियो होगी उसमें जरूर लूंगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आज के इस केस के बारे में। तो माय नेम इज नीरज शर्मा और इस केस की डिटेल्स के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं मध्य प्रदेश के एक जिले में जिसका नाम है डिंडोरी। डिंडोरी में 28 जनवरी को वहां के सरकारी अस्पताल में एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ आता है और उस लेडी का इलाज करने से पहले डॉक्टरों की नजरें उसकी शक्ल पर चली जाती हैं। तो पता चला, यानी डॉक्टर्स उसे देखकर पहचान लेते हैं वो डिंडोरी की एक एसडीएम थी। अब वो एसडीएम थी और सामने उसकी लाश पड़ी हुई थी। जैसे ही डॉक्टर ने चेक करा तो डॉक्टर समझ चुके थे कि उसकी सांसें थम चुकी हैं। जो व्यक्ति उस औरत को वहां पर लेकर आया था, डॉक्टर उससे बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि वो व्यक्ति उस लेडी का हस्बैंड था। लेकिन जब डॉक्टर ने उससे बातचीत करी तो डॉक्टर को उसकी बातचीत पर शक हुआ और सीधे सीधे उसने पुलिस वालों को फोन कर दिया, क्योंकि डॉक्टरों ने चेकअप के बाद यह पता लगा लिया था कि इस लेडी की जो डेथ है वो अब से 5-6 घंटे पहले हुई है और जो उसका हस्बैंड था वो कह रहा था कि इसे अभी अभी हार्ट अटैक हुआ है। अब वो एसडीएम कौन थी, उसके साथ में वो व्यक्ति जो उसको उसका पति बता रहा था वो कौन था, सारी चीजों की डिटेल्स दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करता हूं, आप भी चौंक जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर और वहां पर रहने वाली एक लड़की, नाम था निशा नापित, जो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वो पढ़ाई कर रही थी और पढ़ाई करते करते वो एसडीएम बन जाती है। पूरे अंबिकापुर में उसका हल्ला मच जाता है। लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी और लोग बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे थे कि उनके यहाँ की रहने वाली एक लड़की अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है और वो भी एसडीएम बन चुकी है। अब एसडीएम बनने के बाद में निशा नापित को जो सबसे पहली पोस्टिंग मिलती है वो मिलती है मध्य प्रदेश के मंडला में। जब उसे पहली पोस्टिंग मंडला में मिलती है तो उसके घर वाले उसको वहां छोड़कर आ जाते हैं। जब वो सेटल हो जाती है तो घर वाले वापस आ जाते हैं। घर वालों के वापस जाने के बाद निशा नापित हर रोज अपने घर से अच्छे से तैयार होकर अपने ऑफिस में जाया करती थी, काम धाम निपटा कर घर पर वापस आ जाया करती थी। उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा परफेक्ट था। अब एक दिन मैट्रिमोनियल साइट शादी.com पर वो अपनी एक प्रोफाइल बनाती है। एसडीएम थी तो कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि मैं अपनी शादी अपने ही आप करूंगी। मेरी शादी में मेरे घर वालों को मेरे लिए कोई लड़का ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस लायक हूं कि मैं अपने लिए लड़का अपने आप ही ढूंढ सकती हूं। मैट्रिमोनियल साइट शादी.com पर वो अपनी एक प्रोफाइल बनाती हैं और उनकी जो सोच थी और उनकी जो खोज थी उनके मुताबिक उनको एक लड़के से टकराव भी हो जाता। यानी शादी.com पर उनकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम था मनीष शर्मा। जब वो उसकी प्रोफाइल पढ़ती हैं तो वो देखती हैं कि वो नीचे उसने लिखा हुआ था अपनी प्रोफाइल में कि वो एक आर्किटेक्ट है। निशा बेहद खुश हो जाती है और अब निशा ने मनीष शर्मा से बातचीत करना शुरू कर दिया था। ये बातचीत उनकी धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और देखते ही देखते इन दोनों ने मिलना शुरू कर दिया। मिलने के बाद ये अपनी शादी का भी दिन तय कर लेते हैं और अभी तक भी निशा की जो पोस्टिंग थी वो मंडला में ही थी। फिर 2020 में मनीष शर्मा से निशा नापित शादी कर लेती है और शादी के बाद मनीष के साथ निशा बहुत ज्यादा खुश थी। निशा नापित ने अपनी शादी के बारे में अपने घर वालों को भी नहीं बताया था। उसने आर्य समाज मंदिर में शादी करी थी। शादी के बाद उसकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था।
उसी दौरान निशा नापित को एक लेटर मिलता है। उस लेटर में यानी वो एक लेटर था उसकी पोस्टिंग का, यानी उसके ट्रांसफ़र का। अब उसका ट्रांसफ़र मध्य प्रदेश के डिंडोली में कर दिया गया था और वो मध्य प्रदेश के डिंडोली के लिए तैयार होने लग जाती है। वो देखती है कि उसका जो हस्बैंड है, यानी निशा देखती हैं कि उनका जो हस्बैंड है वो भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर ये लोग डिंडोली में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। डिंडोली में निशा ने अपने काम को जाकर संभाल लिया। शुरुआती दिनों में इनका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे इन दोनों के बीच में विवाद होना शुरू हो गया। विवाद किस बात पर था? विवाद इस बात पर था, जो मनीष था वो निशा से अपने खर्चे के लिए पैसे मांगा करता था और कहीं ना कहीं निशा को लगता था कि जब ये एक आर्किटेक्ट है तो क्या इसके पास अपने खर्चे के पैसे भी नहीं है। लेकिन उसकी जो पैसों की डिमांड थी दोस्तों, वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। वो कभी 5 लाख रुपए मांगता है तो कभी कभी वो एसडीएम से यानी निशा जी से इस बात का दबाव डाला करता था कि कहीं से कोशिश करो ज़्यादा बड़ी रिश्वत लेने की और ज़्यादा बड़ा तगड़ा पैसा कमाने की। लेकिन निशा को ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और धीरे धीरे अब निशा को मनीष शर्मा की औकात भी नजर आने लगी थी। अब दोस्तों यहां पर इस बात को रोककर सबसे पहले बात कर लेते हैं मनीष शर्मा के बारे में कि इनका एग्जैक्टली बैकग्राउंड क्या है। तो मनीष शर्मा ग्वालियर के 30 पुरा का रहने वाला है। उसने अपने घर को बहुत ज्यादा कम उम्र में छोड़ दिया था, लेकिन 2018 में वो फिर से वापिस आ जाता है। वो बसों में एक कंडक्टर के रूप में काम किया करता था, यानी पैसे कमाने के लिए वो बसों में कंडक्टर के रूप में काम किया करता था और वहीं से अपने खर्चे पानी को निकाला करता था। उसके व्यवहार के बारे में अगर बात करें तो उसके घर वाले उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, ना ही उसके घर वालों को वो पसंद था। इसीलिए जब 2018 में वो अपने घर में वापस आता है तो अपने घर वालों से कुछ पैसों की डिमांड करता है, प्लस उनसे बोलता है कि मेरी शादी भी करा दो। अब उसके घर वाले शादी भी करा देते हैं और उसे कुछ पैसे भी देते हैं और उसके घर वाले उसकी हरकतों से तंग आकर उसे अपनी जायदाद से पूरी तरह से बेदखल कर देते हैं। और उसके बाद में मनीष शर्मा ग्वालियर में ही एक औरत के मकान में रहने लगा था। उसका जो मकान था वो सिटी सेंटर के पास था। उस औरत के घर में कोई मर्द नहीं था, यानी बड़ा आदमी नहीं था। उसके 2 बच्चे भी थे और वो उन्हीं के साथ रहने लगा था। उस औरत के फ्लैट पर किराए पर रहने लगा था और जितने भी लोग थे आजू बाजू के पड़ोसी थे, जब भी कभी वो मनोज शर्मा से बातें किया करते थे तो वो उनसे बोला करता था कि ये जो औरत है वो उसकी वाइफ है। यानी उसका इस अंदाज का कैरेक्टर था, एक ऐसी औरत जिसे वो केवल जानता है, वो उसे अपनी पत्नी बता रहा था। और ग्वालियर में इस औरत के साथ रहते रहते उसकी मुलाकात शादी.com पर निशा नापित नाम की उस एसडीएम से हो जाती है और उस एसडीएम से वो बताता है कि वो एक आर्किटेक्ट है। एसडीएम इससे इंप्रेस हो जाती है और इससे शादी कर लेती है। शादी के बाद वो अपनी वाइफ पर मोटी रकम कमाने के लिए उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालने लग जाता है, लेकिन निशा नापित को उसके बारे में बहुत अच्छे से पता चल चुका था। निशा नापित ये जान चुकी थी कि उसका जो हस्बैंड है वो पूरी तरह से एक लालची व्यक्ति है। निशा ये भी जान चुकी थी कि उसका और भी कई सारी औरतों के साथ में कनेक्शन है। इसीलिए निशा ने उस व्यक्ति को यानी मनीष शर्मा को अपनी प्रॉपर्टी का कोई भी हिस्सेदारी नहीं दे रखी थी, यानी ना ही कोई उसके जो अकाउंट नंबर होता है उसमें उसका कोई कनेक्शन था और किसी भी अंदाज में निशा नापित की किसी भी चीज में वो कहीं पर भी एज अ नॉमिनी नहीं था। निशा अपने साथ ये सारी बातें अपनी एक बहन को भी बताती थी और उसने अपनी बहन को और बहन के बच्चों को ही अपनी प्रॉपर्टी में, अपनी सैलरी में और अपने जितने भी इंश्योरेंस थे उन सभी में नॉमिनी बनाया हुआ था, जिसकी वजह से मनीष शर्मा और जो निशा नापित एसडीएम है, दोनों पति पत्नी, इन दोनों में बहुत ज़्यादा कभी कभी विवाद हुआ करता था। इन दोनों में लड़ाई बच जाया करती थी। सर्विस बुक, बीमा, बैंक खाते सभी से उसका नाम बिल्कुल बाहर था। वो इस वजह से भी परेशान था और वो अपनी पत्नी से बार बार यही बोला करता था, एसडीएम से बार बार यही बोला करता था कि मेरा नाम एज अ नॉमिनी अपने इन सभी दस्तावेजों में तुम्हें रखना चाहिए। अब केवल इसी वजह से इन दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ करता
करता था और रविवार को भी इन दोनों में ऐसी ही बहस होती है और ये बहस देखते ही देखते हाथापाई का रूप ले लेती है और मनीष शर्मा एक तकिया लेकर अपनी पत्नी यानी एसडीएम निशा नापित का चेहरा यानी मुंह और नाक को दबा देता है और वो तब तक दबाता रहता है जब तक उसके मुंह और नाक से खून नहीं निकल जाता और उसकी सांसें नहीं थम जाती। यानी वो अपनी पत्नी को तकिए से उसका मुंह दबाकर और नाक दबाकर मार डालता है। उसे मारने के बाद में 6 घंटे तक वो वहीं पर बैठा रहता है और 6 घंटे के बाद अपनी पत्नी को हॉस्पिटल लेकर जाता है और हॉस्पिटल लेके जाने के बाद उनसे बहाना मारता है कि इसको हार्ट अटैक हुआ है। लेकिन डॉक्टर्स को चेकअप करने के बाद पता चल जाता है कि इसकी डेथ कम से कम 4-5 घंटे पहले हुई है। निशा नापित की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पुलिस वालों के हाथ में मनीष शर्मा को दे दिया जाता है। अब मनीष शर्मा से जब पुलिस वाले बातचीत कर रहे थे तो शुरुआत में वो पुलिस वालों से बोलता है कि मेरी वाइफ का एसडीएम का व्रत था, यानी वो व्रत रखा करती थी। मैंने उनसे व्रत रखने के लिए मना किया था लेकिन उन्होंने तो भी रखा। उनकी तबीयत भी खराब थी लेकिन उन्होंने तो भी व्रत रखा और व्रत रखने के बाद में उन्होंने अमरूद खा लिया जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई, उनको उल्टी हो गई यानी उनको वॉमिट हो गई। ये बहाना उसने बनाया पुलिस वालों से और डॉक्टर से बोला कि उसे हार्ट अटैक हुआ है, यानी वो अपनी तरफ से ही बातें बना रहा था। अब पुलिस वालों ने एसडीएम के घर को सील करा। जब पुलिस वाले घर पर जाते हैं तो वो जाकर देखते हैं कि जो बेडशीट थी यानी बेड पर जब वो अपनी पत्नी को तकिया से उसका मुंह और नाक दबा के मार रहा था तो उसके मुंह से खून निकला था और बेडशीट और भी 2-3 तकिए और भी कपड़े गंदे हो गए थे, यानी वो खून में लाल हो गए थे। तो उसने उन कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धो डाला और पुलिस वालों ने उन कपड़ों को वॉशिंग मशीन में एज इट इज ढूंढ लिया। डीआईजी मुकेश श्रीवास्तव जो इस केस को लीड कर रहे हैं वो बताते हैं कि 302 यानी धारा 302 और उसके खिलाफ और भी कड़ी कड़ी धाराओं को लगाकर उसे अरेस्ट कर लिया गया है और अब उसके साथ जो कार्रवाई होगी वो बहुत ज़्यादा कड़ी कार्रवाई होगी। एसडीएम को इंसाफ जरूर मिलेगा। अब दोस्तों अगर बात करें मनीष शर्मा के बारे में तो मनीष शर्मा एक मामूली सा कंडक्टर था, उसके बावजूद उसने एसडीएम को अपनी बातों में लेकर उनसे शादी कर ली। क्या कहना चाहेंगे आप इस केस के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।